डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ अग्निकांड में सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, 4 अफसरों को किया सस्पेंड, 4 गिरफ्तार, एसआईटी करेगी जांच। उत्तराखंड नगरासू गुरुद्वारा विवाद में भोजन लेने आए निहंग में ध्यान भटकाने के लिए की पत्थरबाजी, 3 छत से उतरे, 4 अब भी डटे। ईरान ही करेगा हॉर्मोज का प्रबंधन, जंग से पहले जैसी स्थिति असंभव, ईरानी स्पीकर गालिबाफ की दो टूक। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके। लखनऊ अग्निकांड में सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, 4 अफसरों को किया सस्पेंड, 4 गिरफ्तार, 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। अग्निकांड की एसआईटी करेगी जांच। अवैध निर्माण पर हुआ था ध्वस्तीकरण का आदेश, 2 महीने से कम समय में पलट गया था फैसला। ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त होने पर उठे सवाल। राजधानी लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में कार्यवाही करते हुए 4 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी ने अलीगंज अग्निकांड को लेकर देर रात उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें दोषियों को चिन्हित करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया। वहीं अलीगंज थाने में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड के बाद अब भवन से जुड़े पुराने दस्तावेज और प्राधिकरण की कार्यवाही गंभीर सवालों के घेरे में है। सोमवार को जिस भवन में आग लगने की यह दुखद घटना हुई, उसके खिलाफ वर्ष 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से कम समय में ही उस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया। सीएम के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार सदस्य हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए गौरव कुमार, एक्शन कलेक्शन बिजली विभाग जानकीपुरम, कमलेंद्र कुमार सिंह एफएसएसओ फायर विभाग इंदिरा नगर, अनिल कुमार एई एलडीए और प्रमोद पांडे जेई एलडीए के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई। सोमवार रात पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक मदेगंज निवासी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, अलीगंज निवासी पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर के संचालक बालागंज निवासी तुषार कृष्ण जायसवाल और किराएदार सुरेश कुमार साहू निवासी केशव नगर मड़ियाव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एफआईआर में नामजद आरोपी धीरेन्द्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला की तलाश अभी भी जारी है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी बड़े और प्रमुख अफसर शामिल हुए। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, लगातार एक्शन मोड में योगी सरकार है। लखनऊ अग्निकांड को लेकर जिस तरीके से अग्निकांड हुआ है, किसकी लापरवाही सामने आ रही है? आज बिल्कुल देखिए, जो ये अग्निकांड हुआ है, दर्दनाक हादसा था, 15 बच्चों की मौत हुई है और इसमें तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। और जो मुख्य चीजें इसमें रही हैं, जो मैं आपको बताऊं कि 4 जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही साथ जो 4 अफसर थे जिनको प्रारंभिक तौर पर जिम्मेदार माना गया, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सस्पेंड किया गया है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सबमिट करेगी कि ये हादसा किस कारण से हुआ है। और इसके साथ ही साथ एक चीज आपने देखी होगी कि मुख्यमंत्री सीधे अलीगढ़ से अपना दौरा रद्द करके वो लखनऊ पहुंचे, घटनास्थल पर गए। तुरंत उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जो तमाम चीजें उन्होंने संबंधित अधिकारी से उनको दिशा निर्देश दिए। उसके बाद ये तमाम तरह की जो कार्रवाइयां हुई हैं। और इसके साथ ही साथ अभी जो सुबह की अपडेट है कि जो फॉरेंसिक टीम है 6 सदस्यीय, वो घटनास्थल पर पहुंची है अलीगढ़ में, जहाँ पर जो गेमिंग लैब का जो जहाँ पर घटना हुई, वहाँ पर 6 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम पहुंची है और जो एसएसएल की टीम है घटनास्थल की जांच कर रही है और ये देख रही है कि क्या आखिर हुआ था। शॉर्ट सर्किट जो प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन टीम ये जांच कर रही है कि क्या वो चीजें रही थी, क्या वजह रही थी, जिसके कारण ये पूरा हादसा कल हुआ है, जिसमें 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई।
आनंद, 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं अब 2 आरोपी अभी भी फरार हैं या फिर कह सकते हैं अभी उनकी तलाश जारी है। बिल्कुल, देखिए जो बिजली विभाग के जानकीपुरम के एक्सपीएम थे गौरव कुमार, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। तत्काल फायर विभाग के जो एक अधिकारी थे कमलेंद्र कुमार सिंह, उनको सस्पेंड किया गया है। जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनिल कुमार और जे प्रमोद पांडे, इन लोगों को सस्पेंड किया गया है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि कितनी गंभीरता से मुख्यमंत्री ने इस घटना को लिया है और ये गंभीर मामला भी है, क्योंकि 15 बच्चों की इस तरह से मौत हो जाना और कहीं न कहीं तमाम खामियां जरूर पाई गई हैं। जो जहाँ पर ये घटनास्थल था, जहाँ पर ये आग लगी है, चाहे आप उसको ये कहिए कि जो आग से बचने के वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, किस तरह से बचा जाए, जाने और आने का एक ही रास्ता था। तो तमाम इस चीजों को लेकर अब ये जांच एसआईटी करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके पहले एफएसएल की टीम वहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है रुद्रप्रयाग से, जहां नगरासू गुरुद्वारा को चुनौती। गुरुद्वारे को निहंग सिखों से मुक्त करा लिया। निहंग ने ध्यान भटकाने के लिए की पत्थरबाजी। 3 छत से उतरे, 4 अभी भी डटे हुए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारे को लेकर निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच उपजा विवाद प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आरोप है कि कुछ निहंग श्रद्धालु गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए, पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन किया और गुरुद्वारे पर कब्जा करने का प्रयास किया। घटना के बाद डीएम विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर लगातार मौके पर डटे रहे तथा गुरुद्वारा प्रबंधन से वार्ता जारी रही। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और आईटीबीपी की तैनाती की गई तथा आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह गुरुद्वारा 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर होने के कारण मामला और संवेदनशील हो गया। शनिवार से शुरू हुआ विवाद रविवार तक जारी रहा। बताया गया कि कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे के भीतर डटे हुए थे और अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें 16 जून को कर्णप्रयाग में हुई तलवारबाजी की घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुरुद्वारे की तीसरी और चौथी मंजिल पर डटे 7 निहंगों में से 3 नीचे उतर आए हैं। इनमें से 2 को पुलिस प्रशासन ने उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया, जबकि 4 निहंग अभी भी छत पर मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात प्रशासन के समझाने के बाद एक निहंग नीचे उतर आया था। सोमवार सुबह 2 अन्य निहंग भोजन लेने के लिए लंगर स्थल तक पहुंचे। एक निहंग भोजन लेकर वापस चला गया, लेकिन दूसरे को पुलिस ने मौके पर ही रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान छत पर मौजूद निहंगों ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए पत्थरबाजी तक कर दी। वहीं एक निहंग तलवार लहराते हुए आगे बढ़ा, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, माफियाओं का राज है, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे राज्य के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हो। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थितियां इस समय हैं, वर्तमान में अराजक वातावरण है। आप देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा के दौरान किस प्रकार से टकराव हो रहे हैं, यात्रियों में, स्थानीय लोगों में टकराव हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पुलिस का नियंत्रण नहीं है, कानून का राज नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर जमीनों पे कब्जे करने का मामला हो। मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा या अन्य जगहों में जो मुख्य जिहाद की वो बातें करते हैं उसमें बिजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रदेश जो सुलग रहा है, यहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं धैर्य साधे हुए हैं। और जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से निहंगों ने गुरुद्वारा को वहां पर कब्जा किया और कर्णप्रयाग की जो घटना हुई और अन्य प्रदेशों से जो सिख बंधु है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए अनाप शनाप जो कह रहे हैं, तो हमारा कहना है कि इस प्रकार से आप देवभूमि को इतने हल्के में ना आके हमारी मातृशक्ति, चाहे तिरु रौतेली की बात करें, कर्णावती की बात करें या अन्य लोगों ने, हमारे माधो सिंह भंडारी ने यहाँ पर पहाड़ों में हर समय माकूल जवाब, जो जितने भी दुश्मनों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की उनको जवाब दिया। लेकिन आज इन सबसे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें चलना होगा, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन है। नगरासू गुरुद्वारा रुद्रप्रयाग में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की
और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਨਗਰਾਸੂ ਰੁਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। देखिए, कांग्रेस अपना पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुकी है। जब देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की अराजकता का अगर कोई भी माहौल हो रहा होता तो इस समय उत्तराखंड की स्थिति इतनी शांत नहीं होती। कहीं भी किसी भी प्रकार से जो माहौल सामने आया उसको लेकर तत्काल कार्यवाही करी गई है। पुलिस वहां पर मुस्तैदी से लगातार कार्य। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विष्णु, जिस तरीके से निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ है, पत्थरबाजी तक की घटना सामने आई है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से ये सब हुआ है? पूरा विवाद क्या है? जी देखिए, ये कोई विवाद नहीं था। ये मात्र यहाँ पर ये खाने पीने में गुरुद्वारे में लंगर पर कुछ इन लोगों के आपस में विवाद हुआ था और कुछ ये असामाजिक तत्व जो थे इस तरह के जाके ऊपर छत पे चढ़ना, और ये घटना हमारे यहाँ पहली बार ऐसी हुई है जी। जबकि ये हमारे यहाँ पर ये देवभूमि भी बोली जाती है और ये एक तरह के गुरु भूमि भी बोली जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता और राठी साहिब, ये तीन जो गुरु घर हैं बहुत मशहूर गुरु हैं जो लोग बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। ये घटना इस समय बहुत पहली बार हुई है, लेकिन प्रशासन इसको पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है। अपर जिलाधिकारी जो श्याम सिंह राणा है, एसडीएम है, उखीमठ अनिल रावत जी, और धारा 163 लागू है। वहां पर कोशिश की जा रही है जो निहंग बचे हुए हैं ऊपर उनको किसी तरह नीचे लाया जाए। अभी उन्होंने वहां पर दिवाले वाले तोड़ दी हैं और ईंटें पत्थर उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। कुछ लोग वहां पर चला भी रहे हैं जी। लेकिन प्रशासन का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और सनातन संस्कृति को बचाए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ये अपने पंजाब के सीएम मान से भी बात हुई है मुख्यमंत्री की। उन्होंने कहा है कि जो भी जिस तरह का कोई दोषी होगा उसको उस पर कार्रवाई होगी। अभी कुछ 2 दिन पहले पंजाब के सांसद और विधायक भी आए थे, उन्होंने डीजीपी को यह चिट्ठी दी थी और इसी ये बहुत सारी आप शाम तक यहाँ पर ठीक हो जाएगी जी। जी ठीक है विष्णु, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो ईरान की ट्रंप को खरी खरी ईरान ही करेगा हॉर्मुज का प्रबंधन। जंग से पहले जैसी स्थिति असंभव, गालिबाफ। ईरानी स्पीकर गालिबाफ की दो टूक। आपको बता दें, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद हॉर्मुज जल जमरू मध्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक समुद्री मार्ग अब युद्ध पूर्व स्थिति में कभी नहीं लौटेगा और इसका प्रबंधन ईरान अपने तरीके से करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और कानूनों का पालन जारी रहेगा। गालिबाफ ने अमेरिका के साथ हाल में हुई तकनीकी वार्ताओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इन बातचीतों में ईरान ने अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। उनके अनुसार ईरान के दबाव के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया पर की गई अपनी एक पोस्ट में बदलाव करना पड़ा। उस पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वह लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे सहयोगी संगठनों का समर्थन बंद करे। गालिबाफ ने इसे ईरान की प्रभावशाली कूटनीति का प्रमाण बताया। क्षेत्रीय हालात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि ईरान ने कभी अमेरिका पर विश्वास नहीं किया और भविष्य में भी ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। गालिबाफ ने यह भी दावा किया कि यदि ईरान स्विट्जरलैंड में हुई वार्ताओं में शामिल नहीं होता तो लेबनान में हिंसा और रक्तपात और बढ़ सकता था। उनके अनुसार इन वार्ताओं ने क्षेत्रीय तनाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देशवासियों से सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद मुजतबा खामेनी के नेतृत्व में एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि उनके निर्णय ही अंतिम होंगे। गालिबाफ ने बताया कि वार्ताओं के परिणाम स्वरूप ईरान के रोके गए वित्तीय संसाधनों की वापसी तथा तेल संबंधी प्रतिबंधों में राहत मिलने की संभावना बनी है। यह प्रक्रिया अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने की दिशा में काम करेंगे।
अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड के रांची से, जहां देशोप गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। राष्ट्रपति भवन में पत्नी रूपी सोरेन लेंगी सम्मान। झारखंड के लिए आज गौरव का दिन है। झारखंड राज्य गठन के महानायक और आदिवासी समाज के हक अधिकारियों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले स्वर्गीय देशोप गुरु शिबू सोरेन को आज देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके योगदान को नमन करते हुए यह सम्मान प्रदान करेंगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उनके नाम की घोषणा की थी। यह सम्मान उन्हें मरणोपरांत लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों को देखते हुए दिया जा रहा है। गुरुजी ने अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में झारखंड अलग राज्य आंदोलन को धार देने के साथ ही वंचित वर्गों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। इस गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बनने के लिए शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन और उनकी पुत्रवधू कल्पना सोरेन सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान रूपी सोरेन ग्रहण करेंगी। गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित पर केंद्र सरकार से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की थी। उनके सम्मान की घोषणा के बाद पूरे राज्य में खुशी और गर्व का माहौल है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इसे झारखंड और आदिवासी अस्मिता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। युवावस्था में ही वे आदिवासी अधिकार आंदोलन से जुड़े और जल्द ही एक जुझारू नेता के रूप में उभरे। 1970 में धान काटो आंदोलन के जरिए उन्होंने महाजनों, जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोला। गरीब और आदिवासियों की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ खेतों की फसल सामूहिक ताकत से कटवाई। 1980 के दशक में जब खनन उद्योग और वन कानूनों के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी, तब उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया। जल, जंगल, जमीन को आदिवासी अस्तित्व का मूल आधार बताया। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, आज झारखंड के लिए बहुत गौरव का दिन है क्योंकि आज देशोप गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने जा रहा है। इनका कार्यक्रम क्या है, कब ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है आयोजित दिल्ली में? देखिए, ये अभी तक की जो जानकारी सामने आई है अंकिता, इसके हिसाब से ये शाम में जो ये कार्यक्रम होने वाला है, ये कार्यक्रम शाम में होगा। ये प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से जो नवाजा जाएगा गुरुजी, जो देशोप गुरुजी हैं शिबू सोरेन, उन्हें राष्ट्रपति के हाथों से ये सम्मान मिलेगा। और केंद्रीय महासचिव जो सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने अभी तक जो जानकारी दी है कि शिबू सोरेन की पत्नी रूपू सोरेन जो है ये पुरस्कार ग्रहण करेंगी और इसके अलावा इस विशेष अवसर पर कल्पना सोरेन होंगी। और वहीं पार्टी की तरफ से अभी तक यही जानकारी है कि हेमंत सोरेन इस वक्त मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी मां यानी कि शिबू सोरेन की पत्नी ही इस सम्मान को ग्रहण करेगी। पहले हेमंत सोरेन के हाथों इस सम्मान को ग्रहण करने की खबरें आ रही थी। वही आपको बताना चाहेंगे, अभी राज्य में जो है, राज्य में कैबिनेट मंत्री, मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो है सो एक बयान जारी किया है और इस सम्मान को लेकर, जहां सम्मान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा है कि भारत रत्न के योगदान थे, हकदार थे शिबू सोरेन। हालांकि उन्हें सिर्फ पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, जिससे उनके संघर्ष को कम आंका जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने पहले भी इस तरह का बयान दिया। अब आपको बताना चाहेंगे कि 4 दशकों तक शिबू सोरेन ने झारखंड और देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाए रखी। समाज सेवी, आंदोलनकारी, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। झारखंड की 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 2005 में, दूसरी बार 2008 में, तीसरी बार 2009 में। फिर दुमका से वो 8 बार के सांसद रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, केंद्र में 3 बार मंत्री पद पर भी वो आसीन हुए। ग्राम पंचायत से देश की सबसे बड़ी पंचायत तक उन्होंने जिस तरीके से आदिवासी गरीबों की आवाज। ठीक है तृप्ति, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है अयोध्या से, जहां अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे में हुई हेरफेर की जांच
अब आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली है। एसआईटी चीफ विजय विश्वास पंत की अगुवाई में रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। क्योंकि यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इस रिपोर्ट को पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा जा रहा है। पीएम मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी ने मंदिर प्रबंधन के कामकाज देखना शुरू कर दिया है। वे ट्रस्ट में पदेन सदस्य भी हैं। जांच शुरू होने के बाद मंदिर के अंदर की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। मंदिर में काम करने वाले 1600 कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। टेबल कुर्सी नहीं, दरी पर बैठकर हो रही गिनती। पहले दान पात्र में आने वाले चढ़ावे के नोटों की गिनती सेवादार टेबल कुर्सी पर बैठकर करते थे, लेकिन अब जमीन पर दरी और कालीन बिछाकर नोट गिने जाते हैं। आते जाते समय कर्मचारियों की सख्ती तलाशी जा रही है। अब दान पात्र से रुपए निकालने की वीडियोग्राफी भी हो रही है। पुराने कर्मचारी भी हटाए गए हैं। आपको बता दें, मंदिर में काम करने वाले 40 भरोसेमंद सेवादारों को ही नोट गिनने के काम में लगाया गया है। पुराने स्टाफ और नोट गिनने आने वाले बैंक के 2 कर्मचारियों को भी हटाकर नए लोग तैनात किए गए हैं। 6 नए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। डीवीआर में वीडियो स्टोरेज भी बढ़ा दी गई है। वहीं ट्रस्टियों के अधिकार भी फ्रीज किए गए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव अब मंदिर के रोजमर्रा के कामों में एक्टिव नहीं है। अब वे मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा किसी तरह का नया फैसला नहीं ले सकते। अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी, जो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी निगरानी में काम चल रहा है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरीके से लगातार दान पात्र की चोरी के बाद ये मामला गरमाया है और कई बदलाव भी किए गए हैं, क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, पूरी जानकारी बताइए। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा हेरफेर मामले की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। एसआईटी प्रमुख जो विजय विश्वास पंत की अगुवाई में शुरुआती रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक बताएं आपको कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले की रिपोर्ट पहले पीएमओ के भेजी जा सकती है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला होगा। इस वक्त आपको बता दें, जिला अधिकारी जो शशांक त्रिपाठी हैं, उन्होंने अपना कमान संभाल लिए हैं मंदिर प्रशासन पर और काफी बड़े बदलाव भी किए गए हैं। दान पात्र से निकाली जाने वाली रकम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। कर्मचारियों की सख्ती से जो तलाशी की जा रही है और कई पुराने कर्मचारियों, बैंक कर्मियों को हटाकर नई व्यवस्था लागू की गई है। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी की भूमिका भी सीमित कर दी गई है। वहीं चंपत राय मंदिर परिसर में ही रह रहे हैं, लेकिन जबकि डॉक्टर अनिल मिश्रा रोज मंदिर आना जाना रह रहा है और जिन कर्मचारियों के घरों में नकदी बरामद हुई थी, उनसे मंदिर परिसर में ही पूछताछ जारी है। ठीक है रवि श्रीवास्तव, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का सियासी कुनबा बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे के जो 6 बागी सांसद थे, आज वो शिंदे कैंप में शामिल हो गए हैं। अब लोकसभा में शिंदे के 7 सांसद की जगह 13 सांसद हो गए हैं। ऑपरेशन टाइगर को शिंदे ने खुद अंजाम दिया है। शिंदे बोले कि मैंने कहा था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कई दिनों की अटकलों पर विराम लगाते हुए सोमवार शाम मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब 6 टाइगर हमारे साथ आ गए हैं। बागी सांसदों में धाराशिव से ओमराजे निंबालकर, मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल, परभड़ी से सांसद संजय जाधव, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख, हिंगोली से नागेश पाटिल अष्टिकर और शिरनी से भाऊ साहिब बागचोरे शामिल हैं। एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा, इससे पहले हमने पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना पार्टी को बचाने के लिए बगावत की थी। अब इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा में आयोग घोषित करने से बचने के लिए बागी गुट को कम से कम 6 सांसदों यानी कि कुल संख्या के 2/3 के समर्थन की जरूरत थी। शिंदे गुट में एक साथ 6 सांसदों के आने से ये सभी सांसद लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे।
उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में आने पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, 6 शेर यहां आ गए हैं, वे सभी अब असली शिवसेना परिवार का हिस्सा बन गए हैं। मैं असली शिवसेना परिवार में उनका स्वागत करता हूं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, 6 सांसदों ने शिवसेना में एंट्री मारी है, कौन कौन से वो सांसद है, उनका नाम जरा विस्तार से बताइए। जिस तरह से जो ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल रहा, कल महाराष्ट्र में उद्धव गुट के 6 सांसद हैं। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो शामिल होंगे, पूरी तरह से औपचारिक रूप में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हुआ, ऐसा बात कहा गया है। जिसमें संजय जरा पाटिल हैं, परभनी से हैं और 6 सांसद हैं, कुल 6 सांसदों ने। जिस तरह से संजय जिला पाटिल की बात की जाए तो वो उद्धव गढ़ के जो सांसद है उनकी अगुवाई में थे और वो भी एकनाथ शिंदे के गढ़ में शामिल हो चुके हैं। तो ऑपरेशन जो है टाइगर सक्सेसफुल रहा है, 6 जो है सांसद शामिल हो चुके हैं। हालांकि जो सांसद शामिल हुए हैं उन्हें जो है आदित्य ठाकरे की तरफ से चुनौती दी गई है कि पार्टी से जो एमपी पद से इस्तीफा दे और फिर से वो चुनाव लड़े, ताकि जनता उन्हें बता सके कि बागी जो सांसद हैं उन पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।